गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैनोपी के बारे में पढ़ा था। लास्ट जो डिस्कशन किया था वो कैनोपी के बारे में किया था कि जो कैनोपी होती है, बितान जो होता है, वो बितान कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर बितान को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला जो कारक होता है वो आंतरिक कारक होता है, जिसे हम जीनोटाइप और संकरोध कहते हैं। और दूसरा जो कारक होता है बाह्य कारक, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं कि पादप की एज क्या है, पादप कम उम्र का है या अधिक उम्र का है, भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा कैसी है, भूमि में पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित हैं या अधिक मात्रा में उपस्थित है, वहाँ CO2 की मात्रा कैसी है, प्रकाश की उपलब्धता कैसी है, प्रकाश की मात्रा कैसी है। कुछ विषम परिस्थितियां भी होती हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो पत्तियां हैं वो छोटी हो जाती हैं। और भी विषम परिस्थिति अगर हो जाए कि बिल्कुल ही पानी कम हो जाए, टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाए, तो पत्तियां, या फिर सर्दी अधिक हो जाए, ठंड अधिक हो जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होती है, लीफ झड़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर एट लास्ट बितान को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट की मुख्य अक्ष होती है, इस मुख्य अक्ष की वृद्धि कैसी है। वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर वृद्धि कम है या वृद्धि अधिक है। क्योंकि वृद्धि अगर कम है तो प्लांट क्या होगा, छोटा, और वृद्धि अगर अधिक है तो प्लांट कैसा होगा, वृक्ष। तो मुख्य अक्ष की वृद्धि छुप या वृक्ष को डिसाइड करता है, और छुप की कैनोपी अलग होती है और वृक्ष की कैनोपी अलग होती है। क्यों? छुप के अंदर बहुत नीचे से ही यहाँ पर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन प्लांट्स में काफी ऊपर जाके ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। तो इन दोनों की भी कैनोपी अलग अलग होगी। इसके अलावा मुख्य अक्ष से शाखन के प्रकार कैसे हैं। मुख्य अक्ष से शाखन के अगर प्रकार की हम बात करें तो मुख्य अक्ष से ये कोई स्टेम है, इस स्टेम पर एक शाखा इधर, एक शाखा इधर, एक इधर और एक इधर, शाखा इधर भी और शाखा इधर भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसके पीछे की साइड में भी है। इसको बोलते हैं एकांतरित। शाखाएं एकांतरित क्रम में लग रही हैं या शाखाएं सम्मुख लग रही हैं या शाखाएं चक्र में उपस्थित हैं। चक्र, सर्कल, किस किस क्रम में यहाँ पर शाखाएं उपस्थित हैं। तो ये शाखन के प्रकार और उन शाखाओं की दिशा, कि शाखाएं क्षैतिज में आ रही हैं या शाखाएं ऊर्ध्व में आ रही हैं, तो ये सभी चीज भी किसको, बितान को प्रभावित करता है। इसके अलावा शाखाओं पर पर्ण विन्यास कैसा है। तो स्टूडेंट, पर्ण विन्यास भी एकांतरित भी मिलता है, सम्मुख भी मिलता है, चक्र में भी मिलता है, सर्कल भी मिलता है। तो ये विन्यास किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये पर्ण विन्यास भी कैनोपी को, जिस प्रकार का विन्यास होगा उसी प्रकार से कैनोपी परिवर्तित होगी। पर्ण की आकृति, आकृति की बात करें तो जैसे केला है, बनाना, केला की जो लीफ होती है वो कैसी होती है, चौड़ी भी होगी और लंबी भी होगी, दोनों प्रकार की होती है। इसी के साथ ले हम दूसरी लीफ नीम की, पीपल की, तो लीफ कैसी होती है, छोटी। तो लीफ की आकृति कैसी है, यहाँ आयताकार होती है, जबकि नीम की आकृति आयताकार नहीं होती। तो यहाँ पर आकृति कैसी है, आकार कैसा है और उनकी दिशा कैसी है, किस डायरेक्शन में ये अटैच्ड हैं ब्रांचों पर। तो ये सारी चीज भी कैनोपी को
किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से ये प्रभावित करती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर किसी भी प्लांट की जो बितान का स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है बितान का, वो बितान का आर्किटेक्चर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बितान होता कितने प्रकार का है? जो बितान पाया जाता है, ये बितान होता कितने प्रकार का है? बितान 7 प्रकार के पाए जाते हैं। प्लांट्स में शाखाओं का अरेंजमेंट, शाखाओं पर छोटी शाखाओं का, उनके ऊपर लीफ का अरेंजमेंट जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। फर्स्ट देखते हैं, ताड़ वृक्ष, पाम ट्री। ताड़ वृक्ष, जो ताड़ वृक्ष होते हैं, इनका जो स्टेम होता है, ये स्टेम कैसा होता है? लंबा लंबा होता है, बेलनाकार होता है। लंबा और बेलनाकार होने के साथ साथ इसके शीर्ष पर पत्तियों का गुच्छा होता है। तो इनको कैसे बोलते हैं? पुच्छी, कॉर्डेक्स। कॉर्डेक्स प्रकार के ट्री होते हैं, इनके शीर्ष पर पत्तियों का गुच्छा होता है। ये क्या है? लीव्स। और ये स्टेम। बिल्कुल ऊपर शीर्ष पर जाकर यहाँ पर लीव्स होती हैं। पुष्पक्रम या पुष्प दोनों ही कहाँ होंगे? यहाँ शीर्ष पर। ताड़ वृक्ष जो होते हैं, इन ताड़ वृक्षों की एक खासियत होती है जिसे हम इनका यूनिक फीचर भी कह सकते हैं कि इनके स्टेम पर लीफ स्क्वायर पाए जाते हैं। लीफ स्क्वायर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं छत चिन्ह। आप लोगों को सेकेंड ईयर में बताया है और पढ़ा भी आप लोगों ने जब पाइनस को पढ़ा था कि पाइनस के अंदर या फिर पाइनस की जो स्टेम होता है, जैसे जैसे पाइनस की लंबाई बढ़ती जाती है, ये छोटा सा पाइनस, तो शुरू में यहाँ इस पर लीफ उपस्थित है, इसकी लंबाई बढ़ेगी, फिर यहाँ होंगी लीफ, फिर और लंबाई बढ़ेगी, तो यहाँ शीर्ष पर इस प्रकार से लीफ होंगी। तो ये जो स्टेम है, इस स्टेम पर नीचे से ऊपर की तरफ क्या मिलेंगे? छत चिन्ह, लीफ स्कार मिलते हैं। जैसे जैसे पत्तियां ऊपर की तरफ खिसकती जाती हैं लंबाई के साथ साथ में, इन पत्तियों के निशान कहाँ रह जाते हैं? स्टेम के ऊपर रह जाते हैं। जो इसका एक यूनिक फीचर होता है ताड़ वृक्षों का, इनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा खरदरे। खरदरे क्या? ऊंचे नीचे, काफ़ी ऊंचे नीचे इनके ऊपर उभार पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में इस प्रकार के वृक्ष को देख करके नाम याद आता है खजूर। रॉयल पाम, मरी पाम, मारी पाम,
नेक्स्ट देखते हैं शंखाकार वृक्ष। शंखाकार वृक्ष नाम से ही क्या है, कैसे होंगे, शंकु के आकार के। वृक्ष किस प्रकार के होंगे, शंकु के आकार के। सबसे पहले यहां हम शाखन की बात करें तो यहां पर जो शाखन पाया जाता है वो पाया जाएगा मोनोपोडियल। यहाँ पर मोनोपोडियल शाखन पाया जाता है, जिसे एक लाक्षी शाखन कहते हैं। मुख्य स्टेम एक होगा, ये मुख्य स्टेम है। इस मुख्य स्टेम से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर एक लाक्षी शाखन पाया जाता है। यहां से निकलने वाली शाखाएं इस स्टेम पर या तो संपूर्ण पर जुड़ती हैं, 90 डिग्री के कोण पर जुड़ती हैं, या न्यून कोण पर जुड़ती है। या तो 90 डिग्री के कोण पर जुड़ती हैं या न्यून कोण पर। 90 का तो सीधा सा ये कोई मुख्य अक्ष है तो इसके साथ में ये 90 का कोण बनाएंगे। न्यून कोण इधर से नापेंगे या इधर से। सो स्टूडेंट्स, न्यून कोण इधर से देखते हैं। तो इसमें शाखन की जो प्रोसेस होती है इस प्रकार से होती चली जाती है। यहाँ इनके अंदर जो नीचे वाली शाखाएं होती हैं ये बड़ी होती हैं और पुरानी होती हैं। सबसे ऊपर वाली शाखाएं छोटी होती हैं और नई होती हैं। तो यहाँ पर जो शाखन की प्रक्रिया है वो अग्राभिसारी क्रम में होती है, एक्रोपेटल मैनर में होती है। अग्राभिसारी क्रम में यहाँ पर शाखन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर जो पर्ण पाई जाती है वो संयुक्त प्रकार की पाई जाती है, हस्ताकार कोण। तो यहाँ पर संयुक्त प्रकार की पर्ण पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से याद है, पाइनस, जिसको चीड़ भी कहते हैं। देखने में कैसे होते हैं ये कॉनिफरस प्लांट, शंखाकार। कहाँ पाए जाते हैं, हिमाच्छादित प्रदेशों में, जहाँ पर बर्फ अधिक उपस्थित होती है वहां पर शंकुनुमा वृक्ष पाए जाते हैं। और रीजन भी है क्योंकि हिमाच्छादित प्रदेशों में पाए जा रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की इनकी संरचना नहीं होगी तो बर्फ के जमाव से इनकी शाखाएं क्या होंगी, टूट जाएंगी। तो यहाँ पर बर्फ नीचे की तरफ अगर ज्यादा बर्फ होती है तो वो झड़ भी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेलनाकार या दीर्घायत वृक्ष। यहाँ पर जो शाखन पाया जाता है ये शाखन दोनों प्रकार का होता है, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। कहीं प्लांट्स में मोनोपोडियल पाया जाता है तो कहीं प्लांट्स में सिम्पोडियल पाया जाता है। यहाँ पर शाखाओं का और लीव्स का जो लगने का क्रम होता है, पत्तियों का लगने का क्रम होता है, वो सम्मुख भी हो सकता है, एकांतर भी हो सकता है
और सर्पिल भी हो सकता है। किसी भी क्रम में यहाँ पर शाखाएं और पत्तियां, शाखाएं मुख्य अक्ष पर और पत्तियां शाखाओं पर लगी हुई हो सकती हैं। इन वृक्ष की एक खासियत होती है कि इनकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई को फैलाव भी कह सकते हैं, जो फैलाव होता है ये तो होता है कम, और जो लंबाई होती है ये होती है ज्यादा। इसलिए वृक्ष कैसे दिखाई देते हैं? बेलनाकार। इस प्रकार से दीर्घायत या बेलनाकार स्वरूप में ये यहाँ दिखाई देते हैं। कटहल, ट्यूलिप, फॉर एग्जाम्पल कटहल, ट्यूलिप। नेक्स्ट देखते हैं गोलाकार। गोलाकार कैनोपी के जो प्लांट्स हैं, गोलाकार कैनोपी के प्लांट्स उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो जेहन में कुछ आ रहा होगा दिमाग में, मीजोफाइट्स जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, पीपल, नीम, बरगद, आम, ये सभी, बमूल, कैसे हैं सभी? बमूल जीरोफाइट है, लेकिन कैनोपी कैसी होती है? गोलाकार। तो यही सभी वृक्ष कैसे होते हैं? गोलाकार। यहाँ जो शाखन पाया जाता है, ये शाखन केवल और केवल कैसा पाया जाता है? सिम्पोडियल। यहाँ पर केवल सिम्पोडियल शाखन पाया जाता है। शाखाओं का अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, सही है? नहीं, जो शाखन मिलेगा यहाँ पर, अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि ये स्टेम नीचे तक तो कोई ब्रांचिंग होगी नहीं, इससे पहले पढ़ाया है शाखन में, यहां से होगी। तो ये चक्रिक क्रम में हो सकता है और होता भी है। एक साथ शाखाएं एक दूसरे के अपोजिट या चक्रिक क्रम में पर प्रेजेंट होती है। तो इन वृक्षों की जो कैनोपी होगी, यहाँ से फिर ऐसे शाखाएं निकलेंगी, ऐसे यहाँ से शाखाएं निकलेंगी, इससे ये निकली, इससे ये निकली, एट लास्ट कैनोपी क्या बन गई? गोलाकार। तो इन वृक्षों की कैनोपी कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट, छत्राकार वृक्ष। छत्राकार वृक्ष, अम्ब्रेला से, यहां पर भी शाखन केवल सिम्पोडियल पाया जाता है। शाखन सिम्पोडियल पाया जाएगा। इनके अंदर जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है, वो ब्रांचिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर एकांतरित क्रम में या अपोजिट क्रम में जब शाखाएं निकलती हैं, तो ये शाखाएं खुद अपनी अपनी अलग अलग कैनोपी बना लेती हैं। यहाँ पर जो कैनोपी पाई जाती है, जो बितान पाया जाता है, ये बितान विरल पाया जाता है, सघन नहीं पाया जाता। रीजन क्या है? ये शाखा निकली, इससे ये निकल गई, यहाँ निकल गई, यहाँ, इससे ये, इससे ये, इसने अपनी अलग कैनोपी बना ली,
इसने अपनी अलग बना ली, यहाँ अपनी अलग बन गई। यहाँ से प्रत्येक शाखाएं अपनी अपनी अलग अलग कैनोपी बना लेती हैं। तो इसीलिए जो ऊपर वाली कैनोपी होती हैं वो नीचे वाली कैनोपियों के लिए आने वाली सूर्य की किरणों को या धूप को नहीं रोक पाती। कैसी होती है? विरल कैनोपी। नीचे से चौड़ाई अधिक होती है, ऊपर से कम होती है। ऊपर से थोड़े चपटे होते हैं, नीचे फैले हुए होते हैं। तो ये कैसे दिखाई देते हैं? अम्ब्रेला शेप में, छाते के आकार में ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? छत्राकार वृक्ष। फॉर एग्जाम्पल अमलतास, गुलमोहर, दोनों में किस प्रकार की पाई जाती है? छत्राकार कैनोपी पाई जाती है। नेक्स्ट, क्लांतित वृक्ष। क्लांतित वृक्ष, इनको वीपिंग ट्री भी कहते हैं। रोते हुए वृक्ष क्यों कहते हैं? यहां पर जो शाखन पाया जाता है वो होता है मोनोपोडियल। मोनोपोडियल शाखन पाया जाता है। एक मुख्य अक्ष होगी, इस एक मुख्य अक्ष में जो यहाँ शाखाएं प्रेजेंट होती हैं, ये शाखाएं मजबूत ना होकर के कैसी होती हैं? दुर्बल। ये शाखाएं ही दुर्बल हैं, इनमें से और शाखाएं निकली, ये और भी दुर्बल हो जाएंगी। तो ये इतनी दुर्बल होती हैं कि ये खुद के लीव्स के और खुद के अपने वजन के कारण कैसी हो जाती हैं? नीचे की ओर लटकी हुई। कैसी दिखाई देती हैं? नीचे की ओर ऐसे लटकी हुई। तो जैसे कोई रो रहा हो तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं? वीपिंग ट्री। फॉर एग्जाम्पल अशोक, वितान वीपिंग, क्लांतित, और काम सो, क्योंकि सो कामों में बंधन वार वगैरह बनाने में इसकी लीव्स काम आती हैं। तो अशोक का जो प्लांट होता है, इसके अंदर मोनोपोडियल शाखन पाया जाता है। एक मुख्य ब्रांच होती है, इसमें छोटी छोटी और ब्रांचेस होती हैं। मुख्य ब्रांच में से इनमें और छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं और ये कमजोर होने की वजह से क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। और झुकने की वजह से ये लटके हुए से, नीचे की ओर झुके हुए से प्लांट दिखाई देते हैं। एंड लास्ट, कल्प वृक्ष, जिन्हें हम पैगोडा भी कहते हैं। पैगोडा क्या होते हैं? बौद्ध मंदिर। जो बौद्ध होते हैं उनके जो मंदिर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैगोडा। तो पैगोडाओं के जो छज्जे होते हैं वो कैसे होते हैं? बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। यहाँ पर जो शाखन पाया जाता है वो दोनों प्रकार का पाया जाता है। मोनोपोडियल भी होता है और सिम्पोडियल भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग विशेषता पाई जाती है। ये कोई ट्री है, ट्री की मेन ब्रांच, मुख्य, यहां से इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हुई। ब्रांचिंग स्टार्ट होने के बाद में मुख्य अक्ष की जितनी ग्रोथ होनी है उतनी हो गई। उसके बाद में ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। ऐसे ही इधर से निकली
और ऊपर की ओर मुड़ गई। यहाँ से दूसरी निकली, ऊपर की ओर मुड़ गई, यहाँ से निकली, ऊपर की ओर। इस प्रकार से मुड़ती हुई चली जाती है। पैगोडा क्यों कह रहे हैं? जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनकी मंदिरें कुछ इस प्रकार से होती हैं। नीचे वाले छज्जे बहुत बड़े, इनके ऊपर छोटे, इनके ऊपर छोटे, इस प्रकार के होते हैं। देखें मूवीज वगैरह के अंदर खूब दिखाए जाते हैं। तो ये नीचे वाले चौड़े होते हैं और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। ऐसे ही ये सबसे नीचे वाली जो शाखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं और बाहर की ओर निकली हुई होती है। ये अवस्था केवल और केवल हमको कब देखने को मिलती है? तरुण वृक्ष के अंदर। जैसे ही इनके अंदर मैच्योरेशन होता है या एज बढ़ती है तो यहाँ जो शाखा यहाँ ऊपर उठती है इसके नीचे से दूसरी शाखा का निर्माण हो जाता है। जहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ी है वहां से दूसरी शाखा का निर्माण हो जाएगा। इनमें शाखन होगा, इनमें शाखन होगा। तो यहाँ पर परिपक्व वृक्ष के अंदर या वृक्षों में ऑलमोस्ट छत्राकार स्वरूप दिखाई देता है। तो यहाँ पर तरुण जब वृक्ष होते हैं तभी यहाँ पर पैगोडा के समान दिखाई देते हैं और पीछे ये वृद्धि करके अम्ब्रेला शेप में या छत्राकार रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 प्रकार के वितान पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके नोट्स में कुछ प्लांट्स को दिया गया है कि किस प्लांट्स की एज कितनी है, वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं। किसी की 3000 है, किसी की 3500 है, किसी की 4000 है। तो जिसमें से एक बरगद का प्लांट है जो अपने इसमें वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, शिवपुर, जिसकी शायद 3500 के समथिंग एज है। तो यहाँ पर केवल हम ये देखना है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म की जो लंबाई होती है ये लंबाई एंजियोस्पर्म से अधिक होती है, सामान्य है। एंजियोस्पर्म की लंबाई जिम्नोस्पर्म से कम होती है। एक एंजियोस्पर्म का नाम आता है यूकेलिप्टिस, जिसकी लंबाई 114 मीटर के समथिंग होती है। वरना सामान्य तौर पर जिम्नोस्पर्म की लंबाई अधिक पाई जाती है। तो यहाँ कैनोपी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कौन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, क्या उनके कार्य हैं, क्या उनकी संरचनाएं हैं। तब तक के लिए